ये 2024 के चुनाव को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाने की मीटिंग थी और ये रेजोल्यूशन हो गया है कि इस तरह का तीसरा मोर्चा गठित किया जाए और तीसरे मोर्चे का नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा होगा। ये ओबीसी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा कभी भी नहीं रहा। अगर रहा होता तो 57 साल उनकी सरकार थी, वो पहले कर लेते। ये तो मजबूरी की वजह से उनका बना है और जब हमारा ये रीजनल लेवल का गठबंधन बनेगा तो हम लोग इस पर भारत बंद कर देंगे। ईवीएम का जब जिक्र किया जाता है तो उसमें आपका नाम सबसे पहले आता है कि ईवीएम के विरोध में मोर्चा निकाल रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर और ये लोग भी साथ रहे थे। कब से खोलेंगे मोर्चा? 26 तारीख अनाउंस हो गया नवंबर का। 26 नवंबर को देशव्यापी मोर्चा करेंगे। मेरे साथ अभी भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब हैं। सर, आज मीटिंग की गई आपके द्वारा, क्या कुछ फैसले लिए गए क्योंकि 2024 में चुनाव होना है? राजनीतिक जो रीजनल पार्टियां हैं उन लोगों की मीटिंग थी और ये 2024 के चुनाव को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाने की मीटिंग थी और ये रेजोल्यूशन हो गया है कि इस तरह का तीसरा मोर्चा गठित किया जाए और तीसरे मोर्चे का नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा होगा। इसके पहले भी कई बार तीसरे मोर्चे का जिक्र हुआ है लेकिन सफलता उसमें नहीं मिली है। इस बार क्या अलग है, हट करके है? कैसे समाज को आप लोग जोड़ेंगे, मतदाता को कैसे जोड़ेंगे? तीसरा मोर्चा को बहुत बार सफलता मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, मगर हम लोग जिनका संगठन 32 स्टेट में पहले से बना हुआ है और बहुत सालों से हम लोग समाज में है और कई राज्यों में हम लाखों लोगों की रैलियां कर सकते हैं, हमारे अपने ही बल पर कर सकते थे। मगर ये जो अभी गठबंधन बना है उसको फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से 51 राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। सबसे ज़्यादा आपके पास है, इतना तो एनडीए के पास भी नहीं है। हाँ, 51 छोटे और मध्यम दल है, छोटे है, मध्यम दल है और 2-3 राष्ट्रीय स्तर के संगठन है। क्या ऐसा कोई दल है उनके पास, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो? ऐसे भी A51 में कुछ दलों के एमएलए है, कुछ के एमपी है। एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी के पास, एनडीए के पास हिंदुत्व का एजेंडा है। राहुल गांधी आज का आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का ओबीसी को बारे में एजेंडा सही नहीं है, वो हमारी वजह से मजबूरी में बात उठा रहे हैं। ये ओबीसी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा कभी भी नहीं रहा। अगर रहा होता तो 57 साल उनकी सरकार थी, वो पहले कर लेते। ये तो मजबूरी की वजह से उनका बना है और जब हमारा ये रीजनल लेवल का गठबंधन बनेगा तो हम लोग इस पर भारत बंद कर देंगे। केवल बयानबाजी करने से थोड़ी नहीं हुआ है। जब हम भारत बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जी कहाँ है। भारत बंद में शामिल होंगे तो समर्थन में है, नहीं है तो समर्थन में नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि एनडीए वर्सेस इंडिया है, दो गठबंधन है, दो अलायंस हैं, उनमें शामिल हो लिया जाए अगर वे लोग ऑफर करते हैं तो? सीट शेयरिंग हो सकता है, उनके गठबंधन में शामिल होने की बात हमारे पास नहीं है। सीट शेयरिंग हो सकता है बीजेपी को परास्त करने के लिए। लेकिन बीजेपी को हराना, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब उनके पास भी बहुत ज़्यादा डर है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की जो गतिविधियाँ चल रही है वो गतिविधियाँ ऐसा कह रही हैं कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं है, इस वजह से बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
जनता को कैसे कनेक्ट करेंगे? आपके पास भीड़ तो आ सकती है, लेकिन लोग कैसे आपके पक्ष में मतदान करें, ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि एक दो लीडर्स ऐसे हैं कि जो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करवा पाते हैं। ये बात सही है कि लोगों को मतपेटियों तक लोगों को लाना ये एक बड़ी बात है, मगर चुनाव के दौरान इन बातों को गठबंधन की शक्ल में अगर लोगों के सामने जाए और सीट शेयरिंग उससे बाद वाली बात है, एक गठबंधन बनाया जाए राष्ट्रीय स्तर का, तो लोगों का यकीन निर्माण होता है, विश्वास बैठता है। दूसरा, सीट शेयरिंग में जाए तो फिर बीजेपी के चुनाव जीतने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं, कंफर्म हो जाएगा बीजेपी चुनाव हार जाएगी। और बीजेपी के चुनाव हारने की हम लोग वजह बनेंगे, तीसरा मोर्चा वजह बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, बैलेंसिंग पावर है। बैलेंसिंग पावर का मतलब ये है कि हमारा वजन जिसके पलड़े में पड़ेगा उसके चुनाव जीतने के चांसेस। तो क्या मायावती को भी आप लोग इस तीसरे मोर्चे में शामिल करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ जाएंगी। हालांकि इन लोगों ने ऑफर भी नहीं किया खुले मंच से। अब किसी ने बहन जी को ऑफर ही नहीं किया है तो अब क्या किया जाए? आप लोग ऑफर करेंगे बहन जी को? अभी हमारे लोग भी बहन जी के बारे में विचार भी नहीं कर रहे। भाइयों को बहन जी के बारे में सोचना चाहिए, मगर कोई भाई भी विचार नहीं कर रहा है। अब क्या करे? तो आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए वामन मेश्राम साहब को। इसके बारे में हम लोग अभी, हमारे लोगों ने हमें अनुमति नहीं दी। कौन होगा कैंडिडेट प्रधानमंत्री का? क्योंकि तीसरे मोर्चे का नहीं होगा, तीसरे मोर्चे का नहीं होगा। फिर कहाँ से होगा? लोग जानना चाहते तीसरे हैं। मोर्चे का प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि ये अवरोध खड़ा करने वाली बात है महागठबंधन में, तो ये अवरोध नहीं खड़ा किया जाएगा। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी को लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। वो तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री है, बीजेपी को इसके बारे में चुनना थोड़ी है। मगर जो इंडिया गठबंधन है उसको ये सवाल पूछने वाली बात है, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बन सकता है चुनाव जीतेगा तो। हमारा तो कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट है नहीं। नहीं, उनके पास तो तमाम लोग हैं, उनके पास बुजुर्ग भी है, उनके पास युवा भी है, उनके पास नौजवान है, उनके पास सब लोग हैं इंडिया के पास में। इंडिया के पास में सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी अकेला। तो तीसरा जो मोर्चा है उसका कौन? मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ। नहीं, हमारे तीसरे मोर्चे के पास प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं है। प्रधानमंत्री हम बनाना नहीं चाहते। हम प्रधानमंत्री जो है तीसरे मोर्चे के बजाय हम लोग बीजेपी को परास्त करने वाला जो महागठबंधन होगा उसके कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देंगे। तो राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जनता से सीधा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कभी राहुल गांधी कुली बन जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, तो कभी राहुल गांधी ट्रक में सफ़र करते हैं, ट्रक की सवारी करते, कहते हैं देखिए मैं सीधे सीधे आम जनता से कनेक्ट हो रहा हूँ। ये तो प्रोपेगेंडा टेक्निक है, प्रचार का तंत्र है। मान लो किसी ट्रक में बैठ गया और ट्रक में बैठने के पहले ही वीडियो वाला लेके गए साथ में। मान लो किसी और जगह गए तो पहले वीडियो वाला लेके जाते हैं। ये कोई जुड़ने का तरीका है जनता को? इसको जुड़ने का तरीका नहीं कहते, ये इसको हमारे देसी भाषा में टोने टोटके बोलते हैं। ये टोने टोटके जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है जनता को जुड़ने का तरीका है, मगर ऐसा तो हमें नहीं लगता। जितना वो विदेश से जुड़े हैं, मतलब 10 दिन इधर रहते हैं, फिर 15 दिन अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं। भारत के साथ जुड़ते हुए तो राहुल गांधी हमने कभी देखा नहीं। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जो पार्टियां आपके साथ आई हैं कैसे लोगों के पास तक जाएंगी, डोर टू डोर कैसे पहुंचने की कोशिश करेंगे? क्या ब्लूप्रिंट है? ये जो रीजनल पार्टियां हैं उसके बारे में जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो गहराई से क्षेत्र में जुड़ी होती है, क्योंकि उनका वो एक लोकेलिटी होती है।
तो उसके भरोसे पर राजनीति होती है, इसलिए वो पहले बहुत गहराई से जुड़े होते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ये लोग जुड़े हुए नहीं है, तो उनकी तो राजनीति ग्राउंड से जुड़ी होती है। ईवीएम का जब जिक्र किया जाता है तो उसमें आपका नाम विरोध में सबसे हम लोग- पहले आता है हाँ, कि ईवीएम के विरोध हाँ, में मोर्चा निकाल रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और ये लोग भी साथ रहे थे। कब से खोलेंगे मोर्चा? 26 तारीख अनाउंस हो गया नवंबर का। 26 नवंबर को देशव्यापी मोर्चा करेंगे और मोर्चा को रैली में रूपांतरित भी करेंगे। क्या लगता है नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, एनडीए जीत रही है, तो सबसे मेन वजह ईवीएम ही है? अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी की हारते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार जीत नहीं रहे हैं। अगर जीत रहे होते तो बहुत सारे ऐसे फैसले वो कर रहे हैं जिससे वो 1%, 1.5%, 2% महिलाओं को जोड़कर इतना %, दूसरे को जोड़कर इतना %, ऐसे वो फैसले कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनको 1-1, 1.5% की कमी पड़ रही है। इस तरह का काम कर रहे वो, तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो चुनाव जीत रहे। पहली बात तो ये सबूत के तौर पर बताता हूँ, वो अकेले ही जीतने की बातें करते थे। जैसे इंडिया गठबंधन बना, वो एनडीए के नाम पर सामने आए। पहली बार नरेंद्र मोदी ने बॉम्बे में एनडीए की मीटिंग की, नहीं तो एनडीए की मीटिंग तक नहीं करते थे, केवल भाजपा की करते थे। नहीं, बीजेपी और मीडिया वाले ही जो मोदी जी को जितवा रहे हैं, ज्यादातर मीडिया वाले ही जितवा रहे हैं। चलिए ईवीएम और मीडिया को ले लेते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि उनके पास सारे टीवी चैनल हैं, उनके पास अखबार हैं जो सीधा जनता से कनेक्ट होने का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिसको सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं ना, जैसे उनको लगेगा तीसरा मोर्चा बना, तो बीजेपी वालों को क्या लगेगा, तीसरे मोर्चे की वजह से हम चुनाव जीत सकते हैं, साले ये कांग्रेस को कमजोर करेंगे, जरा खबर छाप दो। वो हमारे पास आ जाएंगे खबर छपवाने के लिए, आरएसएस वाले आ जाएंगे, बीजेपी वाले आ जाएंगे और फ्रंट पेज पर छापेंगे कि नहीं अच्छा किया आपने तीसरा मोर्चा बनाया। पीछे बोलेंगे ये लोग कांग्रेस का वोट नुकसान करेंगे, बीजेपी चुनाव जीतेगी, हम नहीं रहेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। ये क्या सोच है? ये सोच अपने आप में प्रूव करती है कि बीजेपी वालों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता कहे देखिए अब तक तीसरे मोर्चे की बात नहीं होती थी, अखबार में टीवी में दिखाया जा रहा है, कहीं और कटवा ना हो। मोर्चे की बात में और एक नया डेवलपमेंट है, ये तीसरा मोर्चा पर्टिकुलरली SC, ST, OBC माइनॉरिटी का है। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये तीसरा मोर्चा भी है और इसमें एक और बात जुड़ गई है, वो है SC, ST, OBC माइनॉरिटी। आपके साथ क्योंकि राजबाला इसके पहले हाँ, जितने तीसरे मोर्चे बने वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नहीं थे। आपके साथ राजबाला सैनी भी हैं, लगातार महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती रहती हैं, तो क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने फिक्स किया है कि कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? उसमें राजबाला का नाम पहले नंबर पर लिखा मैंने। मतलब फिक्स है टिकट उनको दिया जाएगा? टिकट मांगे या ना मांगे उसको टिकट दे देंगे। किसके खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे? प्रियंका गांधी के विरोध में जो लड़ना नहीं चाहेगी, नहीं तो उसको प्रियंका गांधी के विरोध में लड़वा देंगे। हम चाहते हैं कि राजबाला जैसी बोलने वाली महिला पार्लियामेंट में हो, क्योंकि महिलाओं में बोलने वाली महिला ही नहीं है। राजबाला जो है ठोक के बोल रही है, हमको ऐसा अनुभव हुआ, उसको पहले भेजेंगे। बीजेपी 33% रिजर्वेशन की बात कर रही है, महिलाओं को दिया जा रहा है, तो आप लोग कितना देंगे? ये तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, नॉमिनेटेड वाले लोग जो है उसके हक की बात थोड़ी करेंगे। वो तो केवल बहुमत हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं हो रहा है वो काम। हम तो बोलने वाली महिलाएं चाहेंगे, पार्लियामेंट में बोलो ठोक के। विधुड़ी भी बोलते हैं।
कौन विदौड़ी? रमेश धुड़ी साउथ दिल्ली जो सांसद हैं, उसकी तो सांसद ही जाने वाली है। कैसे? उन्हें तो बीजेपी ने प्रमोट कर नोटिस इशू उन्हें किया। उन्हें तो बीजेपी ने सभापति प्रमोट ने- कर दिया। सभापति ने नोटिस इशू कर दिया। सभापति ने, आपने नहीं सुना? नहीं, सभापति ने विशेषाधिकार नोटिस इशू कर विशेषाधिकार टेंग पास सब कुछ भेजा गया है, पूरा जो मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टोंक जो लोकसभा है उसका प्रभारी नियुक्त कर दिया है उन्हें। दिया। अगले के लिए ना, अभी तो चाहिए, अभी ये चली जाएगी, अगले के लिए तसल्ली देने के लिए कि भाई अभी तो तेरी जाने दे, तेरे को अगले कर लेते हैं। वो रहेगी नहीं उसकी सदस्यता, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज उसने बोला ना, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में भी आते हैं। इंडियन पिनल कोड में भी क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे है। बहुत सीरियस बात है। पार्लियामेंट को और सभापति को उस पर एक्शन करना ही पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है। चलिए, तीसरे मोर्चे की बात लगातार होती थी और तीसरा मोर्चा फिलहाल बन चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो तीसरा मोर्चा बनाया गया है, क्या एनडीए को यानी बीजेपी को या फिर नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे पाएगा या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही अब बताएगा, जब 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।